इस बार जंगल के सभी पक्षियों ने गेहूं की एक बड़ी फसल तैयार की थी। फसल को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि अब बारिशों के मौसम में सारा साल उन्हें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। गेहूं की फसल के पास ही सब पक्षियों ने मिलकर एक बाग भी तैयार किया था, जिस बाग में हर तरह का फल लगा हुआ था। जंगल के सभी पक्षी हर रोज वहां आते और अपने लिए भोजन इकट्ठा करके ले जाते। जंगल के सभी पक्षी हंसी खुशी रह रहे थे। कालू जी, वो अमरूदों का पेड़ तोते का है और उसके पास जो आम का पेड़ है हमारा है। आप सुबह तोते को कह देना कि वो अपने अमरूद खाया करे। मैं रोज बर्दाश्त करती हूँ उस मोटी चोंच वाले तोते को, हमारे आम खा रहा होता है। गोरी, मुझे अच्छे से याद है तुम भी कल उसके अमरूद खा रही थी। सब मिलकर एक दूसरे के पेड़ से जो मन करता है खा लेते हैं। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है भला? मेरे पति होकर तुम उनकी साइड लेते हो। अच्छा चलो अब घर चलते हैं, रात हो गई है। फिर दोनों कौवा और कवि अपने घर की तरफ उड़ जाते हैं। अगली सुबह सब पक्षी अपनी अपनी अनाज की टोकरी लेकर बाग में भोजन लेने आते हैं, लेकिन भोजन बहुत कम लग रहा था। कल तो फसल में खूब गेहूं के दाने थे और फल भी बहुत सारे थे पेड़ों पर, फिर आज अचानक सब इतना कम क्यों लग रहा है? कल रात को मैंने अपने घर की खिड़की से कालू और गोरी को सबसे आखिर में जाते देखा था। तो क्या हम घर भी ना जाएं? रात के समय सब घर ही तो जाते हैं और हम खाली पंख थे। हमारे पास भोजन देखा था क्या तूने? नहीं, तुम दोनों के पंख तो खाली थे। तो फिर आज अनाज और फल कम क्यों लग रहे हैं? वैसे दोस्तों, ये भोजन भी अगले 6 महीने आराम से चल जाएगा। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जब सारा भोजन खत्म हो जाएगा हम मिलकर फिर से खेती करेंगे और बीज बो देंगे। सब मिलकर फिर से अपना अपना भोजन लेते हैं और घर आ जाते हैं। मुझे तो गोरी और कालू पर ही शक है। आज जाकर मैं सारी रात रखवाली करूंगा और भोजन चोर को पकड़ कर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर तोता खेत की तरफ निकल जाता है और जाकर एक बड़े पेड़ के पास पत्तों में छुप जाता है। और फिर तोता जो देखता है उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। एक बड़ा इंसान हाथ में खंजर पकड़े उनके खेत में घुस आया था। वो इंसान जल्दी जल्दी गेहूं के सीटे तोड़ता है, फल तोड़ता है और एक गठरी में बांधता है और वापस चला जाता है। इस दुष्ट इंसान को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर मिठू तोता उस इंसान का पीछा करता है। नदी के पास उस इंसान ने अपनी एक छोटी सी झोंपड़ी बना रखी थी। वो इंसान जाता है और एक जाल में फल रख देता है और बाकी अनाज और फल लेकर झोंपड़ी के अंदर चला जाता है। तो ये जाल इसने हमारे लिए बिछाया है और हमारे ही फल खा रहा है। मुझे जल्द इस बारे में अपने दोस्तों को बताना होगा। फिर अगली सुबह फल और अनाज पहले से भी कम हो चुका था। दोस्तों, मैंने कल रात चोर को पकड़ लिया है। फिर तोता सारी बात अपने दोस्तों को बताता है। तोता सब पक्षियों को उस झोंपड़ी के पास ले जाता है। सब बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। मैं अभी जाकर इसकी खबर लेती हूँ। दुष्ट हमारा भोजन चुरा रहा है, छोड़ूंगी नहीं इसे। उसने अपनी झोंपड़ी के इर्द गिर्द बहुत से जाल बना रखे हैं और अगर हम जाएंगे तो जिंदा लौट नहीं पाएंगे। रानो बहन, अब इसे भगाने का आप ही कुछ उपाय बताओ। इसकी झोंपड़ी के पास कितने जाल हैं? अगर हम नीचे उतरे तो बच नहीं पाएंगे। अब हमारी मदद कौन करेगा? बादल दोस्त करेगा हमारी मदद। सब पक्षी उड़ते हैं और ऊपर आसमान में अपने दोस्त गरजू बादल के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो जंगल में एक इंसान घुस आया है। तुम सब फिक्र मत करो दोस्तों, मैं उसे ऐसा डराऊंगा वो इंसान फिर कभी जंगल में वापस नहीं आएगा। फिर गरजू बादल अपना सारा प्लान अपने दोस्तों को बताता है और सब पक्षी मिलकर इंसान की झोंपड़ी के बाहर पहुंच जाते हैं और उस इंसान को आवाज देते हैं। बाहिर आ, धोखेबाज, मक्कार और दुष्ट इंसान, बाहिर आ। तूने हमारा भोजन चुराया है, छोड़ेंगे नहीं तुझे, बाहिर आ। वो इंसान बहुत सावधानी से जाल से बचते हुए फूंकते हुए घर से बाहर आता है। इतने जाल क्यों लगा रखे हैं तुमने? और तुम हमारा भोजन क्यों चुरा रहे हो? इसलिए लगा रखे हैं
ताकि तुम सबको मैं मार दूं और फिर हम इंसान इस जंगल पर राज करेंगे। पक्षी उस इंसान को झोंपड़ी से बाहर ले आए थे। ऊपर आसमान में उनका दोस्त गरजू बादल भी आ जाता है। मेरे दोस्तों को परेशान करता है, ये ले। गरजू अपनी बिजली उस इंसान के पास गिराता है और तेज बारिश शुरू कर देता है। इंसान हड़बड़ा जाता है और झोंपड़ी में वापस भागता है, लेकिन उसने तो बहुत से जाल बिछा रखे थे। भागते हुए वो इंसान खुद ही अपने बिछाए हुए जालों में फंस जाता है और दर्द से चिल्ला उठता है। भाग रे भाग, इस जंगल के पक्षी तो बहुत तेज हैं, जल्दी भाग, जान बचाकर भाग। वो इंसान जूते पहने बिना ही वहां से भाग जाता है। सब पक्षी हंसने लग जाते हैं और अपने दोस्त गरजू बादल का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी मेरी मदद चाहिए हो मुझे फिर से बुला लेना। फिर गरजू बादल अपनी बारिश लेकर आगे बढ़ जाता है और पक्षी सारे जाल उठाकर नदी में बहा देते हैं। चलो दोस्तों, उस इंसान की झोंपड़ी से अपना भोजन भी ले लेते हैं। फिर सभी पक्षी अपनी अपनी भोजन की पोटलियां उठाकर अपने घरों को उड़ते हैं। अगली सुबह सब दोस्त इंसान पर हंस रहे थे। उस बेचारे के तो दोनों पांव ही जाल में फंस गए थे। और कैसे भाग रहा था? कालू और गौरी, मुझे माफ करना, मैंने तुम पर शक किया था। तोते, तुम बस हमारे आम कम खाया करो। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम हमारे पेड़ के आम खाते हो। मैं क्या करूं गौरी, आम मुझे है ही बहुत पसंद। सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कवि अभी कम बारी थी, लेकिन वो बहुत मोटी थी। उसे हर समय भोजन की ही पड़ी रहती थी। उसकी माँ बहुत परेशान थी कि आखिर अब गौरी से कौन शादी करेगा। गौरी कवि की माँ इसी सोच में गुम थी कि गौरी कवि बोलती है, माँ, दोपहर हो गई, चलो भोजन बनाओ, बहुत भूख लगी है। गौरी, इधर मैं तेरे रिश्ते के लिए परेशान हूँ। बजाय इसके कि तू अपना वजन घटाए, अभी भी भोजन की पड़ी है तुझे। मैं शादी से 1 महीना पहले डाइट शुरू कर लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे भोजन बना दो, बड़ी भूख लगी है। अच्छा, एक तो ये माँ का दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है। अच्छा गौरी, बनाती हूँ भोजन। गौरी की माँ रसोई में भोजन बनाने चली जाती है और गौरी कवि घोंसले में बैठी भोजन का इंतजार करने लग जाती है। कालू कौवा लकड़ी की फैक्ट्री में काम करता था। शोर मानो, बारिशों की कोई खबर मिली या नहीं? कालू यार, अभी तो मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने कुछ नहीं बताया। बारिशों की कोई खबर नहीं है अभी। इसका मतलब भोजन इकट्ठा कर लिया जाए, ऐसा ना हो जंगल में इस बार सूखा पड़ जाए। नाना कालू भाई, ऐसी बातों मुंह से मत ही निकालो, ऊपर वाला सब ठीक ही करेगा। कालू कौवा और मानो चिड़ा सूखी लकड़ियों को एक तरफ करने लगते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी की माँ रानू चिड़िया के पास आती है। माँ जी, आप आइए, अंदर आ जाइए। चिड़िया बेटी, बहुत मजबूर होकर आई हूँ तुम्हारे पास। तुम और गौरी एक साथ ही पड़ी हो। देखो, तुम्हारा घर भी बस गया है, पति है, शादी हो गई है, बच्चे भी हो जाएंगे। लेकिन मेरी गौरी कल भी वही थी और आज भी वही है। बेटी, मैं तो रिश्ते खोज खोज कर थक गई हूँ। अगर गौरी को देखने के बाद भी रिश्ते के लिए कोई मांग जाता है तो वो पक्षी दहेज की मांग रख लेते हैं। मैं तो घर बहुत मुश्किल से चला रही हूँ, कहाँ से लाऊंगी दहेज। माँ जी, अब आप गौरी की शादी की फिक्र छोड़ दें, मैं खोजती हूँ कोई अच्छा रिश्ता। गौरी की माँ चली जाती है। शाम हो जाती है। मानो चिड़ा घर आ जाता है। आगे आप, आज मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ रानो, बोलो क्या बात है। मानो जी, आप तो रोज़ फैक्ट्री जाते हैं, आपका उठना बैठना है बाहर के पक्षियों के साथ। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा कौवा पक्षी है तो बताएं। कौवा पक्षी? अरे रानो, मेरा दोस्त है ना कालू, वो बहुत अच्छा है। अच्छा मानो जी, वो गौरी है ना, मेरी सहेली, उसकी माँ आई थी।
अच्छा तो ये बात है। रानो, मैं बात करूंगा कालू से, लेकिन प्लीज एक बार दोनों को मिलवा देना ताकि कालू गोरी को देख ले। मानो जी, आप ही ना। कालू कौवा नदी पर बैठा गोरी का इंतजार कर रहा था। गोरी चिप्स का पैकेट उठाए नदी पर बैठ जाती है। क्या आप हैं कालू? जी मैं हूँ। और मैं गोरी। वो मानो ने कहा था आपसे मिलने को। और मुझे रानो ने। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर दोनों की शादी हो जाती है। आधी रात को गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को ला दें। गोरी जी अब तो रात हो गई है, अब सुबह खाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में कई दिनों से बारिशें नहीं हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता जंगल में सूखा पड़ना शुरू हो गया था। यार तोते, बारिशों का तो कोई पता नहीं कि कब आए। हाँ यार कालू, ऊपर वाले से दुआ करो बारिश आ जाए, वरना हम पक्षी क्या करेंगे। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और जंगल में मुकम्मल तौर पर सूखा पड़ जाता है। गोरी, फैक्ट्री कुछ दिनों के लिए बंद हो गई है, अब जब बारिशें होंगी तभी फैक्ट्री खुलेगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा कालू जी, आज हम क्या खाएंगे? गोरी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, और तुम हो कि तुम्हें अपनी भूख की पड़ी है। अच्छा कालू जी, आज से मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी। सब पक्षी एक बड़े पेड़ के नीचे जमा होते हैं। दोस्तों, अब हम क्या करें? अगर हमें पीने को पानी और अपने इस जंगल को देने को पानी ना मिला तो हम कहाँ जाएंगे? मेरे पास एक उपाय है। हम कुआं खोद सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ऐसी जमीन की जरूरत है जो दिखने में भी नरम हो। अगर जमीन नरम होगी तभी चांस है कि नीचे पानी होगा। गोरी, तुम्हारा पेड़ तो मोटा है ही, लेकिन दिमाग उससे भी ज्यादा मोटा है। अब तुम चुप करो। रानो बहन, आप ही कुछ बताएं कि अब हम क्या करें। कालू भैया, गौरी बिल्कुल ठीक कह रही है। इतना अच्छा आइडिया तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। हाँ हाँ, गौरी बहन ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। फिर सब पक्षी घने पेड़ों की तरफ उड़ते हैं, लेकिन सूखा पड़ने की वजह से पेड़ सूख रहे थे और जंगल बहुत वीरान लग रहा था। फिर वो सब एक जगह पहुंचते हैं जहां अभी कुछ हरी घास बची हुई थी। तोते भैया और कालू भैया, आप जाएं और बेलचा ले आएं। कालू, तोता और कबूतर जाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद वो सब बेलचे ले आते हैं। वो सब पक्षी मिलकर जमीन खोदना शुरू करते हैं। ऊपर की घास अभी हरी थी, इसलिए जमीन भी नरम थी। वो कुछ जमीन खोद लेते हैं, लेकिन अब जमीन सख्त और पथरीली होने लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीचे पानी नहीं है, इसलिए जमीन पथरीली हो रही है। अब हमने खोदना शुरू कर दिया है, हम रुकेंगे नहीं। शाम हो जाती है और वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगली सुबह जब पक्षी आते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कुएं के पास चील और काली बिल्ली खड़ी थी। तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? हमें अपना काम करने दो, वरना जिस तरह जंगल सूख रहा है हम पक्षी भी प्यास से मर जाएंगे। पक्षियों, मैं किसी को डराने या फिर खाने नहीं आई, बल्कि मैं तो खुद इस सूखे से बहुत परेशान हूँ। मैं भी और बिल्ली भी तुम पक्षियों की मदद करने आई है। और हम कैसे विश्वास करें तुम्हारा? ऐसा ना हो हम पास आए तो तुम हमें खा लो। मियाओ, हम अपने मुंह पर टेप लगा लेती हैं, फिर ठीक है। हाँ हाँ, तुम दोनों टेप लगा लो। तुमने इतना कह ही दिया, काफी है। चलो अब हम मिलकर खुदाई करते हैं। सब पक्षी एक होकर डट जाते हैं और कुआं खोदना शुरू करते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से शाम। चील एक जगह से जमीन खोद रही थी कि अचानक वहां से पानी निकलने लगता है। चील तो खुशी से उछलने लग जाती है। पानी, पानी, देखो पक्षियों, पानी, हाँ देखो वहां से पानी निकल आया। वो सब थोड़ा और खोदते हैं और फिर कुएं से बाहर निकल आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कुआं पानी से भर जाता है। सारे पक्षी अपनी प्यास बुझाते हैं और फिर बाल्टियों में पानी भर भर कर पेड़ों को देने लगते हैं। प्यारे दोस्तों,
इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।